हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं जफर शेख एंड स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्रायमोटिव। जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हमारे चैनल पे 12th बोर्ड के लिए एक महारिवीजन सीरीज चल रही है जिसका नाम मैं आपको बायो पढ़ाता हूं। जैसे कि इससे पहले मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा चुका हूं एंड अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर इन वन शॉट। चैप्टर का नाम है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर को लेकर काफी बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा सस्पेंस रहता है। उनको लगता है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, क्या ही सवाल बनेंगे, क्या ही पढ़ना, या फिर पेपर के एक आध दिन पहले पढ़ लेंगे। लेकिन मैं बताता हूं आपको, ये चैप्टर फुल ऑन डेटाबेस है, तो आपको डेटा तो पूरी तरीके से याद होना चाहिए एंड साथ ही साथ ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल भी है। तो यानी डेटाबेस प्लस कॉन्सेप्चुअल, इन दोनों को मिलाया जाए तो एक बेहतरीन चैप्टर बनता है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग करें तो पहले पैराग्राफ में, एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में सबसे पहले दिया हुआ है आपको व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आप लोगों को पता होगा, मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, जस्ट इतना समझ लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो WHO बताता है, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो ये ऑल एस्पेक्ट की बात करता है, सोशली, मेंटली, बिहेवियरली एंड फिजिकली। ये चार एस्पेक्ट में अगर कोई ह्यूमन हेल्दी है तो हम कह सकते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है। देन सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको एनसीईआरटी ने ये बता रखा है कि फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग जस्ट एक डेटाबेस है जो बहुत साल पहले यानी कि अराउंड 1951 में एक, मतलब आपको ये याद रखना है, इंडिया वाज द अमंगस्ट वन या फर्स्ट कंट्री जिसने फैमिली प्लानिंग को नेशनल लेवल पे लेके गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि इंडिया ने फैमिली प्लानिंग को 1951 में स्टार्ट किया था। कुछ टाइम बाद उसको, मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम उन्होंने चेंज करके RCH कर दिया, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब इंडिया आजाद हुआ था, आपको याद होगा 1947 के अंदर, तो उस टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी। 1900 से अगर मैं स्टार्ट करूं, 2000 तक की बात करूं, तो इस बीच में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई थी 6 बिलियन। वहीं अगर हम साथ साथ एक पैटर्न में देखा जाए इंडिया की पॉपुलेशन, तो 1900 से 2000 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन भी तकरीबन 1 बिलियन हो चुकी थी। यानी मैं आपको इस डेटा से ये बताना चाह रहा हूं कि उस दौरान इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा रॉकेट की स्पीड से इंक्रीज हुई कि एनसीईआरटी भी ये डेटा मेंशन करती है कि हर 6 लोगों में से एक ह्यूमन इंडियन था। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ, जिसे कहते हैं अपन ग्रोथ एक्सप्लोजन देखने को मिला था। इसका रीजन क्या है, देखिए जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं, बेसिकली मैं उन्हीं टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो आप लोग ये मत सोचना कि भैया आपने बहुत ज्यादा बीच में जंप कर दिया है। तो मेनली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एक फैमिली प्लानिंग है 1951, दूसरा RCH है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम, तीसरा है कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था उसका मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन आप लोग जानते हैं, आपको पता भी होगा कि पहला तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बढ़ने का या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या होता है कि वहां पर क्या करवा दें हम, वहां पैदा होने वाले बच्चों की संख्या या पैदा होने वालों की संख्या मरने वालों से ज्यादा हो जाए। दूसरा कि वहां पर बच्चे जब हो रहे थे तो जितने बच्चे थे यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो चुका था इंडिया के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसी के साथ साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो चुका था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जब मदर एक बेबी को जन्म देने वाली होती है, लेकिन क्या होता है अनफॉर्चुनेटली मदर की डेथ हो जाती है, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो कोई भी आपसे, मतलब मान लो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताओ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है, तो मेनली क्या ध्यान देना आपको कि रैपिडली डिक्लाइन इन डेथ रेट
एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR। एंड दूसरी बात, उस टाइम पर जिस टाइम की मैं ये बात कर रहा हूं, उस टाइम पर इंडिया के अंदर बच्चे पैदा करने वाले लोगों की भी संख्या ज्यादा हो चुकी थी, यानी ऐसे लोग जो कैपेबल हो चुके थे कि वो अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस थे कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो यही दो रीजन है मेनली जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंडिया की इस तरीके से रॉकेट की स्पीड से बढ़ी थी। तो दैट इज योर फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर एक चीज ये आती है, आपने पढ़ा भी होगा कि इस बीच में हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं जहां पर लिखा था फीमेल फेटिसाइड्स। आपको पता है कि गांव खेड़े में क्या होता है कि लड़कियों को जस्ट बोझ समझा जाता है और उनको ऐसा लगता है कि अगर लड़की पैदा होती है घर के अंदर तो वो शादी करके कहीं जाएगी और साथ ही साथ हमें दहेज देना पड़ेगा जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो काफी फैमिलियां क्या करती है कि दहेज ना देना पड़े इसीलिए उस फीमेल चाइल्ड को पेट के अंदर या बॉम्ब के अंदर ही क्या करवा देते हैं, मरवा दिया जाता है, अबॉर्ट करवा दिया जाता है। दैट इज योर एमनियोसेंटेसिस। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है। एक्चुअली में एमनियोसेंटेसिस के अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी फीटस को, जो बेबी पेट के अंदर है, क्या उसको कोई क्रोमोसोमल डिजीज तो नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो अगर उसको कोई क्रोमोसोमल डिजीज होगी तो वो उसके पैदा होने के बाद भी वो किसी भी काम का नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरी उसकी लाइफ एक बेकार ही जाने वाली है। तो इसीलिए इस एमनियोसेंटेसिस को ढूंढा गया था, लेकिन लोगों ने इसका भी अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। लालची लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं चीजें मिली जाती है, तो उन्होंने इसका यूज करने लग गए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और जैसे उन्हें पता चलता था कि फीमेल है तो उन्हें मार दिया जाता था। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्रॉबैक्स ऑफ एमनियोसेंटेसिस या मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। चलिए बात करते हैं अब अपने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका टेम्पररी मेथड, दूसरा होता है आपका परमानेंट मेथड। टेम्पररी जो मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, इसके अंदर ये एक टाइप का रिवर्सिबल मेथड है जिसको आप अगर चाहो तो यूज करो और अगर आपका मन नहीं है तो आप इसको टर्मिनेट यानी हटा भी सकते हो, इससे आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं टर्मिनल यानी कि जो आपका परमानेंट मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जो वापस रिवर्स नहीं करा जा सकता, यानी कि एक बार आपने अगर करवा लिया तो आप पूरी जिंदगी दोबारा कभी माँ बाप नहीं बन पाओगे। तो चलिए बात करते हैं कि टेम्पररी मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं। टेम्पररी मेथड के अंदर मेनली 6 पॉइंट आते हैं या 6 मेथड आते हैं। अगर पहले मेथड की बात करी जाए तो पहला मेथड आ जाता है आपका नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? अब नेचुरल मेथड के अंदर भी 3 आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का प्रिंसिपल जो है वो ये है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकना है विदाउट इंटरफेयरिंग, यानी किसी भी छेड़छाड़ के बिना ही स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकना है। इसके अंदर 3 टाइप आ जाते हैं नेचुरल मेथड में। पहला आता है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसका दूसरा नाम है कैलेंडर मेथड। आपको ये बात पता होना चाहिए कैलेंडर मेथड क्या होता है कि जिस टाइम पर फीमेल का जो सेफ जोन होता है, मान लो कि जिस टाइम उसको ओवुलेशन होगा उसके कुछ दिन पहले नहीं करेंगे सेक्स, और ओवुलेशन के बाद के कुछ दिन तक सेक्स नहीं करेंगे, यानी मेनली 10 से 17 डेज जो मैच्योर साइकिल है उस साइकिल के 10 से 17 डेज के बीच में कपल क्या करेगा, वो इंटरकोर्स को अवॉइड करेगा क्योंकि ये अनसेफ जोन है। फिर सेकंड आ जाता है मेथड नेचुरल के अंदर, दैट इज योर कोइटस इंटरप्टस। अब कोइटस इंटरप्टस में होता क्या है, जो मेल पार्टनर है वो मेल पार्टनर क्या करेगा, इजैक्यूलेशन से पहले अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेगा, यानी बाहर निकाल देगा, दैट इज कोइटस इंटरप्टस। थर्ड स्टेप जो है या थर्ड मेथड जो है नेचुरल के अंदर, वो आ जाता है आपका लैक्टेशनल एमेनोरेगिया। यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको पता होगा कि एक होता है फीमेल के अंदर लैक्टेशनल पीरियड जो चलता है 6 मंथ तक। उस दौरान फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और काफी हद तक ये सही बात भी है, लेकिन हर केस में ये ऐसा नहीं होता क्योंकि काफी फीमेल के अंदर लैक्टेशनल पीरियड 5 मंथ या 4 मंथ का भी होता है।
उसके बाद बात करते हैं बैरियर मेथड की। तो बैरियर मेथड आप लोग जानते हो, बैरियर मेथड के अंदर ये प्रिंसिपल पे जो काम करता है, इसका प्रिंसिपल सिंपल है कि फीमेल के गैमेट को और मेल के गैमेट को मिलने से रोकना है बाय फिजिकली। जैसे कि आपने सुना ही होगा, एक तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कॉन्डम। कॉन्डम होता है मेल फीमेल दोनों का। कॉन्डम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो स्पर्म को फीमेल के जेनेटिक ट्रैक्ट के अंदर जाने ही नहीं देता। और ये बात ध्यान रखना कि जो कॉन्डम होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, एक बार यूज करो और उसे थ्रो कर देना होता है विद प्रॉपर केयर। ऐसा नहीं कि आपने उसे उठा के कहीं भी फेंक दिया। एंड इसके अंदर सेकंड आ जाता है जो बैरियर मेथड के अंदर, दैट इज योर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट। तो ये दो तरीके होते हैं। तीसरे की बात करी जाए तो टेम्पररी के अंदर आ जाता है आपका आईयूडीज। आईयूडीज की अगर बात करो तो इसमें भी 3 टाइप के आईयूडीज होते हैं। अब आईयूडी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फीमेल के लिए, ऐसी फीमेल जो बच्चे नहीं चाहती हैं, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बच्चे नहीं चाहती हैं, या फिर जिनको अपने एक बेबी से दूसरे बेबी के बीच में गैप चाहिए होता है, तो उनके द्वारा आईयूडीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इनके अंदर 3 टाइप आते हैं, नॉन स्टेरॉइडल, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोनल। अब नॉन स्टेरॉइडल का एग्जांपल जो है वो आ जाता है आपका लिप लॉक, दूसरा आ जाता है आपका कॉपर रिलीजिंग के अंदर। उसके एग्जांपल कोई पूछ सकते हैं तो बता देना आप, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। एंड उसके बाद अगर बात करूं हार्मोन रिलीज वाला आयोडीज, तो उसके अंदर आ जाता है आपका LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्न। ये सारे इसके अंदर आयोडीज के अंदर आ जाते हैं। अब ये काम किस तरीके से करते हैं, तो ये काम अगर मैं बताऊं तो ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो हार्मोनल वाला है, या फिर मैं बोलूं जो नॉन हार्मोनल वाला है, वो क्या करता है, जस्ट स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर देता है। और अगर कॉपर रिलीजिंग की बात करूं तो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है और कहीं ना कहीं स्पर्म की मोटिलिटी को इफेक्ट करता है। उसके बाद हार्मोनल रिलीज की बात करूं तो वो भी इसी तरीके से काम करता है, यानी यूटेरस को क्या कर देता है, वो हॉस्टाइल बना देता है, यानी कि उसके सर्वाइवल को यूटेरस के अंदर खत्म कर देता है, स्पर्म के सर्वाइवल को। ओके, बात करते हैं ओसीपीज की। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं हम। आपको पता है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन 2 टाइप के होते हैं, एक ऐसी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो, या दूसरी आ जाती है जिनके अंदर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन हो। तो इनके अगर कोई एग्जांपल पूछ ले तो सिर्फ जो आपके प्रोजेस्टेरॉन वाली है उसका एग्जांपल है आपका मिनी पिल। और अगर बात करूं कॉम्बिनेशन वाले की, तो कॉम्बिनेशन के अंदर माला डी माला है, ये आप याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ओसीपी के अंदर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ओसीपी आपको पूरे महीने खानी पड़ती है। जो फीमेल है उनको पूरे महीने खानी पड़ती है, ओके, जब तक वो बेबी नहीं चाहती। लेकिन इसका भी अल्टरनेटिव साइंटिस्टों ने ढूंढा है, इसका नाम है सहेली। सहेली भी ऐसी ही पिल है जो कॉन्ट्रासेप्शन को रोकती है, बट डिफरेंट मेथड से, क्योंकि आपको सहेली सिर्फ हफ्ते में एक बार खानी होती है और वो काम भी सिमिलर ओसीपी की तरह ही करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल। ये भी 2 टाइप के आपके टेम्पररी मेथड है, जिनके अंदर जस्ट कुछ नहीं, ये भी इम्प्लांट क्या है, 6 मैच स्टिक लाइक कैप्सूल को फीमेल के सबडर्मल पार्ट के अंदर, यानी कहीं ये बाजू के पास अटैच कर दिया जाता है, और जब तक वो बेबी नहीं चाहते तब तक उनको वहां लगाया जाता है और फिर हटा दिया जाता है। इंजेक्टेबल की बात करूं, एक इंजेक्शन होता है जो हर 3 महीने के अंदर फीमेल को दिया जाता है, डोपा-प्रोवेरा नाम का इंजेक्शन होता है। दैट इज योर ऑल टेम्पररी मेथड। परमानेंट की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट आपका सर्जिकल मेथड होता है, जिसके अंदर 2 टाइप आते हैं, आपको पता है, इनको हिंदी में नसबंदी कहते हैं। फीमेल के अंदर ये ट्यूबेक्टोमी होता है, मेल के अंदर ये वेसेक्टोमी होता है। वेसेक्टोमी में मेनली क्या होता है, वाज डिफरेंस के एक छोटे से पार्ट को काट कर टाइड अप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म नहीं निकल पाते हैं। और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब के एक छोटे से पार्ट को काट कर टाइड अप कर दिया जाता है। दैट इज परमानेंट मेथड। अब बात करते हैं हम आपका एमटीपी की। तो एमटीपी आपको पता होना चाहिए, एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो, जिसको हिंदी में या जनरली टर्म में हम कहते हैं अबॉर्शन। जब किसी को बेबी नहीं चाहिए होता है तो क्या करवाता है, अबॉर्ट करवा देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्या है,
जनरली सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक, यानी कि जो एमटीपी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 12 वीक तक ही सेफ होता है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो एमटीपी है, एमटीपी इंडिया के अंदर 1971 में लीगलाइज हो चुका था। एंड इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा एमनियोसेंटेसिस की बात मैंने अभी बताया था कि फीमेल फर्टिसाइड के लिए यूज किया जाता है, तो एमटीपी का भी यूज वही होता है ड्रॉबैक में। कैसे? मान लो कुछ छोटे बच्चों ने हंसी मजाक के अंदर क्या करा कि सेक्स आपस में इंटरकोर्स कर लिया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करा, तो होगा क्या कि उनके अंदर भी बेबी कंसीव हो जाएगा और वो फिर क्या करेंगे, अबॉर्शन करवाएंगे इलीगली। उनसे, डॉक्टर से नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्टर से नहीं करवाएंगे, वो करवाएंगे किनसे, उन फर्जी डॉक्टरों से पैसा देकर जिनको नॉलेज नहीं होती है एमटीपी की, और दैट इज वेरी डेंजरस। चलिए आगे आते हैं अपन इनफर्टिलिटी की। तो आपको पता होगा इनफर्टिलिटी, काफी लोग, यानी आपने ये तो एड देखी होगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, इंडिरा आईवीएफ के बारे में। इसमें बेसिकली होता क्या है, एड में इतने अच्छे से दिखाया जाता है कि हर 6 कपल में से एक कपल इनफर्टाइल होता है, उनको बेबी नहीं हो पाता है, तो जिनको भी बेबी नहीं होता है वो आकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, तो वो होता है इनफर्टिलिटी। अब क्या होता है कि जो लोग खुद से फर्टाइल नहीं हो पाते हैं, बट फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, उनके पास एक अल्टरनेटिव होता है जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी 4 मेथड हैं, 4 की भी कुछ सब पार्ट है। जैसे कि अगर बात करूं, सबसे पहला आता है आईवीएफ। आईवीएफ होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है मेनली कि इसके अंदर 2 टाइप से ये काम होता है, मतलब मेनली होता ये है कि क्या करते हैं, फीमेल से लेते हैं हम ओवा, मेल से लेते हैं स्पर्म, उसको डालते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जब तक उसके अंदर एम्ब्रियो, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बनाते हैं एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज का है जिसको कहते हैं ब्लास्टोमियर, तो अगर हम 8 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं हम जिफ्ट। अब जिफ्ट क्या है, तो जिफ्ट याद रखना, वैसे तो बेसिकली इसको जिफ्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ZIFT, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब क्या होता है कि हम मेनली 2 तरीके से एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। पहला कि हम जाइगोट के लेवल पर, यानी कि 8 सेल स्टेज पर क्या करें, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दे, और दूसरा आता है मोर देन 8 सेल स्टेज, जिसको कहते हैं IUT, यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसके अंदर हम इसे फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, यानी जिफ्ट के अंदर हम जाइगोट को या एम्ब्रियो वाली एम्ब्रियो को कहां डालते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन IUT के अंदर क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली इम्प्लांट करा जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है यूटेरस के अंदर। चलिए बात करते हैं अब GIFT की। तो GIFT की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें कुछ नहीं होता, मान लो कोई अगर लड़की है, वो क्या है, उसकी बॉडी बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हम कुछ नहीं करते, उसके अंदर क्या करते हैं, एग निकाल लेते हैं, या फिर एक फीमेल डोनर से एग ले लेते हैं, एंड क्या करते हैं, उसको एक ऐसी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं जो कि बेबी को कंसीव कर सके, दैट इज जिफ्ट। उसके बाद बात करें तो थर्ड इज योर ICSI। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें करते क्या है, इसमें हम डायरेक्टली स्पर्म को ओवा के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। वही मैंने आपको लिख के भी दिखा रखा है कि स्पर्म इंजेक्ट इनटू ओवम। फोर्थ है आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यहां पर इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन, यानी कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन मेल्स के लिए जिनके अंदर जो इनफर्टाइल होते हैं, यानी जिनके अंदर या तो स्पर्म काउंट कम होगा या फिर उनको पेनिस में इरेक्शन की दिक्कत हो, जिसको कहते हैं डिसफंक्शन ऑफ इरेक्शन। उसमें क्या करते हैं हम कि या तो उस बंदे के अंदर से हम स्पर्म ले लेते हैं या फिर किसी दूसरे डोनर से स्पर्म ले लेते हैं, और उसको भी 2 मेथड से ट्रांसफर करते हैं फीमेल के अंदर। या तो हम उसे डायरेक्टली वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं, या फिर हम उसको सीधा इंसर्ट कर देते हैं यूटेरस के अंदर, जिसको कहा जाता है IUI, यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं तो एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम 9th क्लास से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज योर STD की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज।
या इसको वीडी भी कहा जाता है, दैट इज वेनरल डिजीज। इसकी एक और शॉर्ट फॉर्म होती है आरटीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब मेनली होते क्या है, तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी एड्स। तो मेनली आपको इसमें से क्या याद रखनी है, एक तो आपको एचआईवी एड्स याद रखना है, दूसरा याद रखना है आपको हेपेटाइटिस बी, तीसरा याद रखना है आपको जेनिटल हर्प्स। क्योंकि देखो ये मेनली मैंने इस पे स्टार क्यों लगाया, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है ये सवाल कि 3 ऐसी डिजीज का नाम बताओ जो क्योरेबल नहीं है। यानी कि अगर मैं इन सब बीमारियों की बात करूं तो इनमें से ये जो 3 स्टार वाले हैं इनको क्योर नहीं किया जा सकता, बाकियों को क्योर कर सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो। ओके, अब अगर बात की जाए कि किस तरीके से हम एसटीडी से बच सकते हैं, तो उसके तरीके ये हैं कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर अवॉइड करें और अननोन पार्टनर से सेक्स ना करें, दैट इज वन मेथड। एंड सेकंड मेथड इज कि जब भी आप इंटरकोर्स करें तो उसको कॉन्ट्रासेप्शन यानी बैरियर मेथड पॉसिबल हो तो उसकी हेल्प से ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज करके आप इंटरकोर्स करें। तो इन 2 तरीके से आप ऐसी जानलेवा महामारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बच्चों यही था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर वन शॉट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और जितना मैं इसको शॉर्ट में करा सकता था मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। बाकी अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ चीज समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर आपको उसका जवाब दे सकूं। और तब तक के लिए पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और अपने उन सभी दोस्तों को भेजें जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। तब तक के लिए थैंक यू।